तब तक हम लोग अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री का, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, पेज नंबर 47। सब लोग अपने बुक का पेज नंबर 47 ओपन कर लीजिए। किया सभी ने ओपन? यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। द आर्टिकल फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस वाज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1947। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भारत था वो स्वतंत्रता के बाद जुलाई 1947 में पारित किया गया, यानी कि बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल जो तैयार किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस वो 1947 में तैयार हुआ था और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था। ठीक, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इट्स एक्सेल। आप सभी को पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस दो कंट्रीज बनकर आई थी, एक थी हमारी इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। देयर वर टू मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर द कंट्री। दो कंट्री बन गई थी लेकिन उनके बीच उनके लिए दो मेन प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी, और वो मेन प्रॉब्लम्स क्या थी? फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनना था वो किस तरीके से बनाया जाए जो इंडिया के अनुरूप हो, इंडिया के अनुसार हो। दूसरा, टू पुट एन एंड टू द सोवियत dignity of British Empire on the princely states and merging them into making an intact India। means भारत की जो भी कह सकते हैं रियासत थी, ठीक है, भारत की जो भी रियासत थी उस पर बिफोर क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस ब्रिटिश सरकार अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी राज सत्ता चला रही थी, लेकिन जब इंडिपेंडेंट हमें मिल गई तो जो ब्रिटिश सरकार ने जिस तरीके से अपनी रियासतों को चलाया था हमें उसका अंत करना था, उसे खत्म करना था। ठीक है, और उसके बाद ऐसे भारत संघ में जुड़कर अखंड भारत का निर्माण करना था। अखंड भारत का निर्माण मतलब ऐसे स्टेट्स को एक बनाना था जो प्रॉपरली एक दूसरे से लड़ाई न करे, झगड़ा न करे, एक कंट्री बनकर रहे। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि इंडिया के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए, और दूसरा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट खत्म हो गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन खत्म हो गया था, तो उनकी जो जिस तरीके से सत्ता चलती थी उस सब का अंत करके इंडिया को एक अखंड भारत के रूप में जोड़कर रखना था। ठीक, एट दैट टाइम देयर वर 562 प्रिंसली स्टेट। उस समय हमारी इंडिया कंट्री में 562 रियासतें थी, राज्य स्टेट से मतलब जो जिन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना राज करती थी। 48% प्रिंसली स्टेट हैड स्टेट्स इन द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के टोटल जो एरिया था उसका 48% देश राज्य क्षेत्रफल जो क्या बोलते हैं स्टेट्स का था। 48% जो एरिया था वो सभी स्टेट का अपना अपना था, एंड 20% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन रेजिडेंट। और उसी तरह भारत की कुल संख्या जो थी, टोटल जनसंख्या जो थी वो 20% जनसंख्या देश राज्यों की थी। उनका कहने का मतलब है कि 48% जो स्टेट थे उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना हक कर रखा था, और 20% पे केवल जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो रहती थी, तो वो केवल उनके लिए थी।
कश्मीर, इसके बाद क्या आता है, कश्मीर, हैदराबाद एंड मैसूर वर बिग स्टेट। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट जब राज चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज चल रहा था, उस समय 3 स्टेट सबसे ज्यादा बड़ी मानी जाती थी। फर्स्ट हैदराबाद। द पेज नंबर इज 47, चैप्टर नंबर 7। नाइट ड्रेस में बैठे। कोई बात नहीं, ये बच्चे जो अभी ज्वाइन हुए हैं इन लोगों को नहीं पता कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 47, फर्स्ट पैराग्राफ। ओके। उस समय हैदराबाद, कश्मीर और मैसूर 3 बड़ी स्टेट्स थी। अदर स्टेट्स वेर स्मॉल, बाकी स्टेट छोटी थी। देयर वर स्टेट विच टू स्मॉल एंड वर एंड एज विलेज इन फॉर्म। ओके, और कुछ स्टेट्स थी वो बहुत ही छोटी थी। चैट करना बंद करो, अदरवाइज मैं फिर बंद कर दूंगी। अरे मैम गलती से हो गया वो ना, मैं ट्राई कर रही थी कि जैना नहीं, का मैं भी क्लियरली मैसेज बता किया, रही हम हूँ, अच्छा पर्सनली चैट कर लेना करना तो बंद नहीं करो, होगा। मैं बंद कर दूंगी अदरवाइज। ओके, उस टाइम पे जो कुछ स्टेट, 3 बड़ी स्टेट्स थी, वो कौन कौन सी थी हम लोगों ने अभी पढ़ी है, कश्मीर एंड, क्लास ध्यान है कि नहीं है? कश्मीर, हैदराबाद एंड मैसूर। उसके बाद छोटी बाकी छोटी स्टेट्स थी, और कुछ तो बहुत ही छोटी स्टेट थी जिसे हम एज अ विलेज के रूप में काउंट करते थे। इट वॉज अ मैमोथ टास्क टू कन्विंस दीज किंग्स एंड नवाब्स, मोर ओवर इट वॉज टू बी डन वेरी स्पीडली। उस इन जो बाकी के विलेज थे जहां पर राजा लोग अपना राज्य करते थे, तो इन राज्यों के राजाओं को, नवाबों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए समझाना एक बहुत बड़ा कार्य था। ठीक है, एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इस कार्य को हमें तेजी से करना था। गवर्नमेंट जब ये आपका इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद जब हमें स्वतंत्रता मिल चुकी थी, उसके बाद शासन तो पहले जैसा ही चल रहा था। ब्रिटिश सरकार की कई स्टेट्स पर जिस तरीके से वो गवर्नमेंट रूल करती थी वैसा रूल करती थी, और बाकी की स्टेट्स पर जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वहां राजा, नवाब वगैरह इन सबको क्या बोलते हैं, इकट्ठा वो लोग रूल करते थे। लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस प्राप्त हो गई, उसके बाद में गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि सभी स्टेटों को मर्ज कर दिया। सभी स्टेट को मर्ज करके एक कंट्री बनाना चाहते थे वो। तो उस टाइम राजा लोग, जो नवाब लोग थे, जो अपनी रियासत को संभालते थे, उन लोगों को समझाना और उन लोगों को समझा के एक अखंड कंट्री, अखंड भारत तैयार करना, भारत संघ तैयार करना, वो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और ये काम बहुत तेजी से चल रहा था। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, महाराजा ऑफ भावनगर कृष्णा कुमार सिंह was the first king to state responsible government 15th January 1948। स्वतंत्रता मिलने के बाद सर्वप्रथम सबसे पहले भावनगर के जो राजा थे, महाराज थे कृष्ण कुमार सिंह, और कृष्ण कुमार सिंह ने अपनी जो गवर्नमेंट यानी जिस राज्य पे वो लोग राज करते थे राजा, उन्होंने पहली बार अपने राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिया। ठीक है, और ये काम उन्होंने किया 15 जनवरी 1948 में। हमें स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस कब मिली थी क्लास? इंडिपेंडेंस कब मिली थी मैम? 15 जनवरी। 15 जनवरी, 15 अगस्त, और ईयर शेम ऑन यू ऑल ऑफ यू, तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी?
हर्षिता, निधि, शशांक? No one knows that. The year is 1947. 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली है। उसके बाद जब सभी कंट्री वो इंडिया जो कंट्री थी वो कंट्री के जितने भी स्टेट्स थे उनको इकट्ठा करना चाहती थी, एक साथ करना चाहती थी। तो सबसे पहले जो भावनगर के राजा थे जिनका नाम था कृष्ण सिंह, उन्होंने अपनी स्टेट की जो रूल्स और रेगुलेशन जिस पर वो शासन करते थे वो स्टेट उन्होंने गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया। और वो उन्होंने कब दिया? 15 जनवरी 1948 में, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 months बाद। The event of formation of United Saurashtra State was described by Jawaharlal Nehru as the most notable merger in contemporary history. 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र राज्य की जो रचना की गई थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक इतिहास सबसे पुराना या हिस्ट्री का इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय एकीकरण किया है। यानी जवाहरलाल नेहरू ने बताया साथ में कि जब 15 फरवरी को 1948 में जो हमारा सौराष्ट्र था उसको कंट्री के स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ये बहुत बड़ी बात है, ये इंडिया के लिए एक इतिहास की बात है। ठीक है, इसके बाद आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल appealed to the kings and nawabs of the princely states that they should voluntarily forsake their respective state in the interest of their subject and the Union of India. After independence, जब उस टाइम पे तत्कालीन जो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उन्होंने किंग्स और जो वहां के सभी स्टेट्स के किंग और नवाब थे उनकी रियासतों के लिए उन्होंने अपील की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजाओं से अपील की, नवाब से अपील की कि शासन में रहने वाली जो भी प्रजा है उन्हें भारतीय संघ में, यानी जो वो कंट्री को एक अखंड कंट्री बनाना चाहते थे, तो उस संघ के हित में अपने राज्य को सभी जने उसमें सम्मिलित कर दे। सभी जने उसमें जितने भी है राजा अपना शासन छोड़ दे, नवाब अपना शासन छोड़ दे और गवर्नमेंट जो एक कंट्री बना रही है जिसमें सभी स्टेट को मर्ज करना है उसमें सहभागिता दे, उसमें सम्मिलित हो और अपनी सहमति प्रकट करे। ठीक है, इसके बाद ही stimulated nationalism. Kings, Rajwadas and Nawabs contributed in the making of a strong, integrated and prosperous India. इसके बाद जब नेशनलिज्म की बारी आई, उन्होंने राजाओं ने देशभक्ति दिखाई, अपनी नेशनलिज्म दिखाया, जागृति की और अपनी बुद्धि से अपनी उन्होंने लगभग सभी देशों के जो सभी देशों को या सभी देशों के जो राज्य, हमारे देश के जो राज्य थे, सभी राज्यों को भारत में ज्वाइन करवा दिया, भारत में मर्ज करवा दिया। ठीक है, इंडिया में वो सभी स्टेट मर्ज हो चुके थे और मर्ज होकर एक कंट्री बन चुके थे। ठीक है, इसमें जितने भी राजा थे, जो भी रजवाड़ास थे, वो एक मजबूत, अखंड और समृद्ध भारत की नींव रखने में उन्होंने अपनी सहयोगिता दिखाई, उन्होंने सहयोग किया। जितने भी हमारे उस टाइम के कंट्री, उस टाइम में जितने भी राजा थे, जो भी नवाब्स वगैरह थे, उन लोगों ने जब गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि हमें एक ऐसी कंट्री बनानी है जिसमें बहुत सारे स्टेट तो होंगे लेकिन सभी स्टेट एक कंट्री के नाम से जाने जाएंगे, तो पहले राजाओं ने मना किया, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद सभी राजाओं ने अपनी सहभागिता से, अपनी बुद्धि से सभी स्टेट को एक कंट्री के रूप में मिलाने में, मर्ज करने में बहुत ही मदद की।
इसके बाद आता है सरदार पटेल assured them to protect their rights and interest. सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इस बात को ध्यान रख रहे थे कि उनकी जो भी प्रोटेक्शन है और उनके जो भी अधिकार है वो सब चीजें वो कभी मतलब उनकी चीजों पर उनका ही अधिकार रहेगा, वो कोई और नहीं लेगा। उनके अधिकार और उनके हितों की रक्षा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें विश्वास दिलाया। सरदार पटेल एंड ही secretary of the Home Department, Mr. V.P. Menon, prepared the draft for attachment bond and status quo agreement. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और उनके जो सेक्रेटरी थे वीपी मेनन की हेल्प से ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए और समझौते बनाए गए जिसमें ये बात तो लिख दी गई। अटैचमेंट उन्होंने बोला, वीपी मेनन ने ड्राफ्ट तैयार किया, अटैचमेंट बॉन्ड बनाया और ऐसे समझौते तैयार किए, ऐसे एग्रीमेंट तैयार किए जिसमें इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाए। उनके जो भी हित की बातें थी, जो भी उनकी सुरक्षा की बातें थी, वो सब चीजें वो उन पर अमल कर सके। Concerned minister and a joint committee of kings gave a final shape to this. Kings were happy by this draft, except Kashmir, Hyderabad, and Junagadh. 559 princely states accepted these instruments of accession and joined the Union of India. इसके बाद क्या हुआ कि सभी जितने भी संबंधित मंत्री थे, राजाओं थे, सब के सब इस समिति में एंड तक आते आते ज्वाइंट हो गए। सभी ने अपनी स्वीकृति देना स्टार्ट कर दी। राजाओं को इन शर्तों पर बहुत सेटिस्फेक्शन था कि जो गवर्नमेंट जो भी उन्हें बोल रही थी कि हम आपकी हितों की रक्षा करेंगे, हम आपकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, उन सभी चीजों पर राजाओं को विश्वास था। और हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे राज्य थे या बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जिन्होंने भारत के संघ में मिलने के लिए अपनी स्वीकारता दी, यानी अपनी सहमति प्रदान करी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मर्जर ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। कैसे मर्ज किया गया इंडियन यानी यूनियन ऑफ इंडिया में इन तीन स्टेट को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे हैदराबाद से। निजाम ऑफ हैदराबाद with its states from southern part of the India declared its independence of 15th of August. As per its geographical location, it was bound to join India, but the fact was brought to their notice and Hyderabad won't be able to remain as an independent state as it surrounded by India. जो हमारा साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया में जो ये स्टेट स्थित है, हमारा हैदराबाद जो स्टेट आता है, उस राज्य के जो उस टाइम के राजा थे जो जिनका नाम था निजाम ने अपने राज्य को 15 अगस्त को तो इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया और उसकी जो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन थी उसको ध्यान देने पर ऐसा लगा कि उसे भारत के साथ जुड़ना चाहिए। वे चारों ओर से भारतीय संघ के प्रदेशों से घिरे होने के कारण वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नहीं टिक सकेगा। उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो हैदराबाद था, ये इसके आसपास जितने भी स्टेट्स थे वो सभी स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया में ज्वाइंट हो चुके थे। तो सबको ऐसा लगा कि जो ये हैदराबाद स्टेट है ये भी नहीं टिक पाएगा और ये भी यूनियन ऑफ इंडिया में ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान दिलाया गया, परंतु निजाम ने स्पष्टता की कि यदि देश का विभाजन होगा तो भौगोलिक कारण से पाकिस्तान में और वैचारिक कारणों से भारत में नहीं शामिल हो सकेगा। यानी उसके बाद हैदराबाद नहीं चाहता था। उन्होंने कहा कि अगर इंडिपेंडेंस के बाद अगर कुछ ऐसा देश में विभाजन हुआ तो वो भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा, भौगोलिक कारणों से पाकिस्तान में और वैचारिक कारणों से भारत में शामिल नहीं हो सकेगा।
ठीक है। नेगोशिएशन, एक सेकेंड, the Nizam clarified the matter by saying that in case of country is divided, निजाम ने ये क्लियर कर दिया था कि अगर कंट्री डिवाइड की जाएगी देन ओइंग टू ज्योग्राफिकल रीजन, या फिर ज्योग्राफिकल रीजन के कारण, या फिर वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन पाकिस्तान एंड दे वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन इंडिया। उन्होंने ऐसे ही बोला कि जो भौगोलिक कारणों से पाकिस्तान में और वैचारिक कारणों से भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। They would not be able to join India owing to ideological reason. Under such circumstances, इन सब circumstances के बाद they would prefer to remain independent. वो अपने आप को independent रखना चाहते थे, स्वतंत्र रखना चाहते थे। Negotiation began with the Nizam. Sardar Patel bluntly stated to the negotiator of the Nizam that people of Hyderabad are eager to be with the Union of India. इसके कारण वह स्वतंत्र रहना या इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते थे। निजाम को समझाने के लिए बातचीत की गई। निजाम की ओर से बातचीत करने वाले को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट बताया कि हैदराबाद की जो जनता है, हैदराबाद की जो पॉपुलेशन है, वो भारतीय संघ में मिले, इसी से सबका हित है, इसमें सबका हित है। निजाम के अधिकारियों को और जो उसकी सेना थी, उन्होंने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू किया। निजाम के जो भी उस टाइम पे क्या हुआ था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन्हें बताया, उन्हें समझाया कि जो हैदराबाद की पॉपुलेशन है उनके लिए ये अच्छी है ये चीज कि वो इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया में ज्वाइंट हो जाए, तो निजाम को ये चीज पसंद नहीं आई। तो निजाम ने क्या किया, अपने जो भी उनके यहाँ काम करने वाले अधिकारी थे और जो भी उनकी सेना थी, उन्होंने मिलकर जो उनकी प्रजा थी, जो उनके स्टेट में रहती थी, उन पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। Nizam that people of Hyderabad are eager to be with the Union of India. Meanwhile, the Nizam officers started committing atrocities on the people of Hyderabad. Ultimately, Hyderabad was merged with the Union of India by using police force on 18 September 1948. इस कितने भी अत्याचार हुए या कुछ भी हुआ, उसके बाद एट द एंड में हैदराबाद को यूनियन ऑफ इंडिया में ज्वाइन कर लिया गया, मर्ज कर दिया गया बाय यूजिंग अ पुलिस फोर्स के द्वारा। और ये मर्ज कब हुआ? 18 सितंबर 1948 को। सरदार पटेल assured that निजाम टू प्रोटेक्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। जो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने इस बात पर विश्वास दिलाया कि निजाम के जो भी सुरक्षा की जाएगी, निजाम के जो भी इंटरेस्ट है, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। निजाम को जो उसके हितों की रक्षा का विश्वास दिलाया उन्होंने। उसके बाद इन्होंने बोला कि Kanailal Munshi played a very crucial role in the entire episode. After the reforming of state 1956, the state of Hyderabad was later included in आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये कन्हैया लाल थे, इसमें मुंशी कन्हैया लाल मुंशी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद राज्यों की पुनः रचना 1956 में हुई, जिसमें हैदराबाद राज्य को आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? यस, आपको मैंने कुछ पूछा, अब मुझे ये बताओ कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है?
अभी उन्होंने बोला कि 1948 में 18 सितंबर 1948 को जो निजाम थे उन्होंने अपनी स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया के हाथ में सौंप दिया, यानी भारत के संघ में मिलने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद यहाँ पर 1956 में 48 के बाद उन्होंने 56 में यानी 8 इयर्स तक गवर्नमेंट ने अपने अंडर में इसको रखा और उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसे मर्ज कर दिया गया। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है, ठीक है। तो यहाँ 1956 में उसे आंध्र प्रदेश की कैपिटल बना दिया गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ेंगे हमारा आगे का जूनागढ़। ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस जूनागढ़ के बारे में कि जूनागढ़ कैसे मर्ज किया गया, ठीक है। एंड लास्ट हमारा कश्मीर। चलिए, इससे पहले अब हम अपनी क्लास अटेंडेंस ले लेते हैं। इवान प्रेजेंट मैम। जय प्रेजेंट मैम। केशव प्रेजेंट मैम। हर्षिता प्रेजेंट मैम। निधि प्रेजेंट मैम। मयूर प्रेजेंट मैम। नितिन यादव प्रेजेंट। शशांक प्रेजेंट मैम। महेंद्र। चलिए आगे पढ़ते हैं। जूनागढ़। ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस द नवाब ऑफ जूनागढ़ wrote an instruments of association to join पाकिस्तान। जूनागढ़ सौराष्ट्र में शामिल है। उसके नवाब ने अपने राज्यों को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का पत्र लिखा। जो जूनागढ़ के नवाब थे वो क्या करते थे, सौराष्ट्र चाहते थे, तो उन्होंने अपने राज्य को पाकिस्तान से जोड़ना चाहते थे। इन टर्न गेव देम कॉन्सेंट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें पाकिस्तान ने स्वीकृति भी दे दी, यानी पाकिस्तान एक्सेप्ट भी कर चुका था कि हाँ हम जूनागढ़ को अपनी कंट्री में शामिल कर लेंगे। सरदार पटेल डिसाइडेड टू टेक काउंटर मेजर अगेंस्ट दिस। सरदार पटेल जी ने एक सेकेंड, यस, सरदार पटेल decided to take counter measures against this. People of Junagadh living in Mumbai established आरसी हुकूमत इन मुंबई, यानी मुंबई से जूनागढ़ के नागरिकों ने जूनागढ़ को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए आरसी हुकूमत की स्थापना की। मीन्स नवाब तो चाहते थे जूनागढ़ के कि वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे, पाकिस्तान में ऐड होना चाहते थे, लेकिन जो पाकिस्तान वो जूनागढ़ की जो प्रजा थी जो वहां पर रहती थी वो ये चीज बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि हम इंडिया के संघ में जुड़े। मुंबई से जूनागढ़ के नागरिकों ने जूनागढ़ को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए आरसी हुकूमत की स्थापना की। During this time, Sheikh of Mangalore and Manavdar declared their wish to join the Union India. नवाब के शासकों ने जूनागढ़ की प्रजा को हानि पहुंचाना या उन पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। मांगरोल और माड़वदार ने भारत में जुड़ने की इच्छा व्यक्त करने पर उनकी रक्षा के लिए आयोजित भारतीय सेना और नौसेना ने जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। इंडियन सोल्जर्स एंड नेवी हु वर पॉइजन्ड टू प्रोटेस्ट मनावदार और मंगलोर बिसाइड द जूनागढ़ स्टेट। मंगलोर और मानवदार ने भारत से जुड़ने की इच्छा व्यक्त करने के लिए जो वहां की उनकी रक्षा करनी थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी सेना भेज दी और नौसेना ने
उनको जूनागढ़ को चारों तरफ से एक घेर दिया, जिससे कोई भी उन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना कर सके। द नवाब ऑफ जूनागढ़ fled to पाकिस्तान। जूनागढ़ का नवाब जो नवाब थे वो पाकिस्तान चले गए और भारत ने जूनागढ़ पर अधिकार कर लिया। कब किया? ऑन 9 नवंबर 1947। नवाब चाहते थे पाकिस्तान में रहना, तो नवाब पाकिस्तान चले गए, और पर जो वहां की प्रजा थी वो नहीं चाहती थी रहना, तो जूनागढ़ जो है वो इंडिया में सम्मिलित हो गया 9 नवंबर 1947 को। रेफरेंडम ऑफ द पीपल ऑफ जूनागढ़ वाज टेकन। Thus, Junagadh merger with the Union of India was made possible owing to Sardar Patel guts and tremendous will of power of Junagadh। इसके बाद इस तरीके से सरदार जो पॉपुलेशन के कारण, जो जूनागढ़ की पॉपुलेशन थी उससे बहुमत मिलने के कारण जो भारत में जूनागढ़ को ऐड कर लिया गया। इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने गट्स से और जूनागढ़ के नागरिकों की शक्ति, जो उनकी इच्छा शक्ति थी, उसके द्वारा जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिला लिया। ठीक है, ऐड आपको पता चल गया कि जूनागढ़ को भी कैसे ऐड किया गया। जूनागढ़ के नवाब जो थे वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए, जबकि वो ये चाहते थे कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में ऐड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जूनागढ़ को पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं किया गया था, उसको ऑन 9 नवंबर 1947 में इंडिया में ज्वाइन कर दिया गया था, क्योंकि जो यहाँ की पॉपुलेशन थी वो इंडिया में ज्वाइन होना चाहती थी। नेक्स्ट हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय।